अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बिलाखिर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हो गई और 150 बेसिस पॉइंट आप लोगों ने सुन ही लिया। और मैंने पिछली एक वीडियो में अपनी एक बात कही थी कि कितने बेसिस पॉइंट बढ़ने की उम्मीद है, मुझे क्या लग रहा है, मैं अब नहीं बोल रहा, क्योंकि मामलात कुछ इस तरह के हैं कि जितनी ख़राबी हुई भी है उतना ये बता नहीं रहा, ये शो नहीं कर रहा है। और इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं है इस बात पे कि अभी भी जो फिगर्स पब्लिक के सामने हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। वैसा ही हुआ है। 150 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट किसी ने भी नहीं प्रिडिक्ट किया था, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बिजनेस कम्युनिटी भी नहीं इस बात को एक्सपेक्ट कर रही थी, स्टॉक मार्केट भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी इस बात को कि 150 बेसिस पॉइंट होंगे। 150 बेसिस पॉइंट होने से बेसिकली अब आप कम से कम ये आइडिया हम कर सकते हैं कि मामला किस हद तक बिगड़े हुए हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ जो मैं पिछली अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहा कि देखें, आईएमएफ ज़रूरी है। इस वक्त 150 बेसिस पॉइंट के होने का मुझे गम इतना नहीं है जितना इस बात की उम्मीद बनी कि ठीक है यार, जो भी अब करना है अब करो, चीज़ें तो बिगड़ चुकी, लेकिन भाई खुदा के लिए आईएमएफ आ जाए जल्दी से अब, क्योंकि आईएमएफ का ना आना डिज़ास्टर हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या डिज़ास्टर होगा मैं वीडियोज़ में नहीं कहना चाहता। ठीक है, बहुत ख़राबी पैदा हो जाएगी, बहुत ख़राबी। ये 175 रुपये का डॉलर सस्ता लगने लगेगा। ठीक है, बहुत सस्ता लगने लगेगा। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आईएमएफ का मुझे उम्मीद है कि जल्द अब आईएमएफ का अनाउंसमेंट हम लोग सुनने जा रहे हैं। जब ही ये 26 तारीख की मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने 19 तारीख को की और अब उससे आगे मामला चल रहे हैं, लेट्स सी। लेकिन इस 150 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो है नया शेड्यूल मॉनेटरी पॉलिसी का। ये जो नया शेड्यूल आज इन्होंने अनाउंस किया है ये बड़ा मज़े का है। तो ये मैटर करेगा अभी, यानी आपकी मार्केट पे भी उसके इम्पैक्ट्स नज़र आ सकते हैं। और आईएमएफ अनाउंसमेंट तक अभी और भी कुछ चीज़ें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। दुआ ये करें कि आईएमएफ अनाउंसमेंट ये ना हो कि अभी आईएमएफ ने ये कह दिया हो कि अभी दिसंबर वाली अनाउंस करो तो उसके बाद आते हैं। तो अल्लाह खैर करे, अनाउंसमेंट आ जाए अब आईएमएफ का तो ही हमारे लिए बेहतरी है। गड़बड़ तो दुनिया को पता है और डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बात कर ही रहे हैं इसके बारे में। मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताऊं कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से सोच रहा हूं। कोविड के टाइम पे 13.25% से हमने बहुत शार्प फॉल लिया था और बहुत एग्रेसिव स्टेट बैंक ने जो है वो ईज़ किया था मॉनेटरी पॉलिसी का, और 7% पे हम आए थे। और ऐसा हुआ था कि एक दिन 100 बेसिस पॉइंट कम हुए तो 3 दिन के बाद फिर 150 बेसिस पॉइंट कम हो गए और फिर 10 दिन के बाद फिर 150 बेसिस पॉइंट कम हो गए। और उस वक्त आपकी मार्केट 36,000 इंडेक्स पे थी। और याद होगा आपको, जब ये कम हो रहे थे तो मार्केट उस वक्त चल भी नहीं रही थी, मार्केट सकते हुए थी कि ये क्या है। ठीक है, इकोनॉमी को पुश करना मकसद था, अच्छा मकसद था। लेकिन बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये बात पहले से कैलकुलेट करके रखनी चाहिए थी कि हम जिस पेस पे इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं तो उससे करंट अकाउंट तो नहीं खड़ा हो जाएगा, कहीं कहीं यही मामला दोबारा तो नहीं हो जाएगा कि हमारी जो है एक्सपोर्ट्स तो उतनी बढ़ नहीं रही जितनी हमने इंपोर्ट्स अपनी खोल ली, और इंपोर्ट्स में भी हमने लग्जरीज पे तो पूरा जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ था। लेकिन पिछले एक महीने में कुछ स्टेप्स लेते हुए लोग नज़र आए हैं जिसके डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे आने वाले दिनों में। और ये 150 बेसिस पॉइंट बढ़ने का भी एक कम से कम पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि कम से कम आईएमएफ की तरफ हमारा एक कदम और आगे बढ़ा, ये एक अच्छा साइन है। 150 बेसिस पॉइंट बढ़ना डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, आपकी इकोनॉमी के लिए फ़िलहाल नेगेटिव है। और यही मैंने बात अपनी एक वीडियो में की थी ना कि आईएमएफ और ग्रोथ ये दो पैरेलल चीज़ें हैं, ये एक साथ कैसे होंगी। तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, देखता हूँ मैं कैसे होगी। अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर हों या आपके प्राइम मिनिस्टर हों, वो इस बात पे बज़िद हैं कि हम अपनी ग्रोथ को कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा अगर जो हमने प्रोजेक्शन थी हमारी बजट में उस तरफ नहीं, तो एटलीस्ट जो जिस करंट ग्रोथ पे हम खड़े हैं इसी में कहीं करीब करीब हम कंसोलिडेट करेंगे। तो अल्लाह करे ऐसा हो, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड ये करेगा कि अभी पहले 25 बेसिस पॉइंट बढ़े और अब 150 बेसिस पॉइंट बढ़े। अब डिपेंड ये करेगा कि ये जो नया शेड्यूल आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 150 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा वज़न इस शेड्यूल का है। इस शेड्यूल के हिसाब से अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या अनाउंसमेंट आती है,
वो अनाउंसमेंट जो भी हो, अल्लाह करे उससे पहले पहले हमको आईएमएफ प्रोग्राम मिल जाए, इस मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसलिए स्टॉक मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग जो है वो फ्रंटियर मार्केट में आने जा रहे हैं। अब जब दिसंबर से आप फ्रंटियर मार्केट में होंगे और आईएमएफ प्रोग्राम अगर आपके पास होगा, तो ही आप उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ आपके पास जो है वो स्टॉक मार्केट के थ्रू कुछ एफडीआईज आने शुरू हों। ठीक है, एक चीज़ इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखें नेगेटिव इस वक्त हर आदमी बोल रहा है, मैं लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बात जहन में रखें, ये 7% पे आए थे, बहुत शार्प डिप लिया था, इकोनॉमी को चलाया था। ठीक है, इन लोगों का से मैनेज नहीं हो सका, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई और चीज़ें डिस्टर्ब हो गई इनकी। ठीक है, लेकिन अब ये लोग डेस्परेट हैं इस चीज़ के लिए कि इस मामले को संभाला जाए। ये एक अच्छा साइन है। हमें नज़र आ रहा है कि अब ये स्टेप्स ले रहे हैं और एग्रेसिव ले रहे हैं। मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इंतज़ार करेगी इस बात का कि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसका नया शेड्यूल आज अनाउंस हुआ, उसमें क्या अनाउंसमेंट है, कितने बेसिस पॉइंट ये बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि हम शायद डबल डिजिट में ना जाएं, 9, 9.5, 9, 9.25, 9% इसके आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन आज की मूव के बाद मैं भी थोड़ा सा इस मामले में भी जो है वो डबल माइंडेड हो गया हूँ कि देखते हैं, लेट्स सी कि डबल डिजिट में हम ना जाएं, क्योंकि इस हाइक का जो रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। एक इन्फ्लेशन के दो रीजंस हैं, एक लोकल कि हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस, हम नहीं संभाल पा रहे मामलात को, हमें नहीं पता कि किस तरह से डील करना है और फूड इन्फ्लेशन को किस तरह संभालना है। सुन यही रहे हैं कि फलानी क्रॉप बम्पर, फलानी क्रॉप बम्पर। वो जो बम्पर है वो गाड़ियों का बम्पर तो है, वो बम्पर क्रॉप्स नहीं नज़र आ रही। उसकी रिफ्लेक्शन एक आम आदमी को उसकी ग्रोसरी में नज़र आनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं नज़र आ रही। दूसरा है इंटरनेशनल जो एक मामला चल रहा है और वर्ल्ड जो इन्फ्लेशन जिस तरह से ऊपर आई है, वो दुनिया को पता है कि क्या रीजंस हैं उसके आने के, और इसी वजह से एनर्जी क्राइसिस एक पूरी दुनिया में आया। गैस प्राइसेस और क्रूड ऑयल के जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो हमारे यहाँ बढ़ी, उसका जो रीज़न है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज सुबह एक यूएस की तरफ से एक न्यूज़ ये आई है कि यूएस प्रेसिडेंट ने एक बात की है कि तमाम बड़ी इकोनॉमीज़ को ये चाहिए कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व जो हैं ऑयल के, उनको यूज़ करना शुरू करें। ये बहुत बहुत काम की बात है। इससे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और जितना उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उतना ही मेरी जैसी इकोनॉमीज़ के लिए, मेरी जैसी कंट्रीज़ के लिए वो एक, जैसे कहते हैं, उम्मीद की किरण बनेगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रूड ऑयल की प्राइस देखी तो $2.5 इस वक्त भी माइनस है, और ये उसी न्यूज़ पे है। तो अगर तो दुनिया इस बात पे एग्री कर जाती है, एटलीस्ट बड़ी इकोनॉमीज़ अगर इस पे एग्री कर जाते हैं, तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस में हम एक शार्प डिक्लाइन देखेंगे, और ये हमारे लिए एक एज बन सकता है। आईएमएफ प्रोग्राम आ जाए और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस अगर नीचे चली जाती हैं, इसमें अगर एक क्वेश्चन मार्क है, ये अल्लाह जानता है और अल्लाह नहीं करना है, परवरदिगार कर देंगे। हमारी ताकत तो नहीं है कि हम कोई क्रूड ऑयल को जो सस्ता कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी जो पेट्रोल प्राइसेस पास ऑन हुई हैं, बेसिकली इन्होंने पिछले 20 साल से जो आईएमएफ कह रहा था कि सब्सिडी बंद करो, ये सब्सिडाइज करना बंद कर दो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक काम ये कर लिया कि वो सब्सिडी देनी बंद कर दी, और जितने का ऑयल ये ख़रीद रहे हैं उस हिसाब से ये पास ऑन कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है आपकी इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये काम आज से 3 साल पहले होना चाहिए था। मुझे इख्तिलाफ इस गवर्नमेंट से ये है कि काम अच्छा कर रहे हो, ये पहले कर लेना चाहिए था, ये इस वक्त करने का काम नहीं था। दूसरी चीज़, मैं शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, जब कभी भी मुल्क किसी क्राइसिस में आया ना, तो जब तक हम एक कौम बन के नहीं सामने आए ना, हम उस क्राइसिस से नहीं निकले। अच्छा, अभी पिछले 20 सालों में 80,000 पाकिस्तानी जो है वो बम धमाकों में शहीद कर दिए गए। 8,000 हमारे आर्मी और फोर्सेस के लोग शहीद कर दिए गए, 8 या 9,000। ये गवर्नमेंट टीटीपी से बात करने को तैयार है, ये कह के कि हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है, हमने ही बिगाड़ा था, अब हम इनसे बात करेंगे। चलो ठीक है भाई, मैं इस पे, क्योंकि मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा। जब उन कातिलों से बात
की जा सकती है, तो मेरा एक मशवरा है इमरान खान साहब को, तो ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनसे बात क्यों नहीं की जा सकती? क्या आज मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए? क्या आज आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई चोर हो, कोई उचक्का हो, लेकिन इनका एक वोट बैंक है, ये एक हकीकत है और इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। तमाम पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे लाके बिठाना चाहिए और एक कंसेंसस के साथ एक फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी चाहिए। इस मुल्क के साथ बहुत मजाक हो चुका। खुदारा ये जो सियासत में आप कर रहे हैं इस वक्त, फलाना चोर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल टीम नहीं है भाई। इस बात को मान लीजिए, खुदा के लिए दाव पे मत लगाइए हम सबको। ज़िद करने से, फिरौन बन जाने से ना मसला हल नहीं होगा भाई। सियासत नाम है झुकने का। सियासत कहते ही इसको हैं कि भाई जहाँ पर काम पड़े वहाँ पर अपना काम निकालो। आपको चाहिए कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके बैठें। अगर आज हम आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को बुरा ना कहें ना, तो फिर हमें पीपल्स पार्टी के दौर को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी के दौर जब था, जब पीपल्स पार्टी 2008 में बेनज़ीर की शहादत के बाद जब हुक्मरानी में आई थी, तो पूरी दुनिया में यानी 100 साल के बाद ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिस दौर में पीपल्स पार्टी ने हुक्मरानी की है। लेकिन हमने इस बात पे उनको बख्शा नहीं, इस कौम ने। आज तक कौम उनसे कहती है कि इन्होंने डेंट पहुंचाया, लेकिन वो इंटरनेशनल क्राइसिस थे उस वक्त। तो बात यह है कि फिर आपको भी कौम को फेस करना पड़ेगा। मिसमैनेज हुई हैं चीज़ें, इसको मैनेज करना पड़ेगा। IMF प्रोग्राम अल्लाह करे जल्दी से आ जाए। अब अहमियत का अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं बार बार वीडियोस में कहता था ना IMF, ये सब IMF के चक्कर में हो रहा है। अब बेसिक मसला क्या है कि जब आपको 7% पे GDP लाके खड़ी कर दी गई थी और उस इकॉनमी को पुश किया गया, तो उस वक्त ये कैलकुलेशन नहीं की गई थी कि हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो हमारा जो डिफरेंस बन रहा होगा उसको कैसे हम संभालेंगे। ठीक है, उसके लिए इमरान खान के प्रोग्राम में फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा हमसे गलती हो गई, चलो मान लिया गलती, अब आगे बढ़ो। 7% से आज आप 8.75% पे अपना इंटरेस्ट रेट ले आए। ठीक है, अगर तो थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन पे हम लोग यहाँ पे लोकल लेवल पे मामलात को संभाल लें और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल अगर इसी तरह से नीचे जाता रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9%, 9.5% या बहुत से बहुत 10% के आसपास, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं समझता था कि हम डबल डिजिट में हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट जाएगा कभी, लेकिन अभी थोड़ा सा डर लग गया। लेकिन तब भी 9-9.5% भी अगर इंटरेस्ट रेट रहता है ना, तो मेरे हिसाब से हम 3.5%, 3, 3.25, 3.5% GDP को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक गलती अगर हो गई तो उसको रियलाइज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, रियलाइज़ करके उसका मदावा करना चाहिए फ़ौरन, और ये कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। जो स्टेप्स हैं बेशक ये बुरे हैं, लेकिन भाई अगर ये स्टेप नहीं लिए जाएंगे ना तो बहुत बुरी हालत में मामलात खड़े हो जाएंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टेट बैंक ने रिजर्व को अपने जो है वो करेंसी मार्केट में डंप नहीं किया और आर्टिफिशियल उसको रोका नहीं डॉलर को, अदरवाइज आपके रिजर्व इस वक्त ख़त्म होने वाली पोजीशन में होती। तो इस वक्त बेहतर बात यह है कि आपके रिजर्व एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद आप इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी जगहों से डिफरेंट तरीक़ों से डॉलर रेस कर सकते हैं। आप डिफरेंट बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। आपको वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको आप पे ट्रस्ट कर सकेगा। आप GDRs अपने कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो मकसद ये है कि आप डॉलर रेस कर सकेंगे, तो ये एक अच्छा साइन हो जाएगा, चीज़ें संभल जाएंगी। फिलहाल चीज़ें गड़बड़ हैं। अगर 9-9.5% पे भी अगर ये इंटरेस्ट रेट को संभालने में कामयाब हो जाएं और इन्फ्लेशन फिगर्स हमारी नीचे आनी शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं जल्दी से मार्केट के ऊपर। मार्केट 46,300 एक लेवल है मेरा, बस इसके नीचे आप बताएं कहाँ तक, जहाँ आपका दिल कर रहा है मैं वहाँ तक राज़ी हूँ मंदी, और इसके ऊपर आप बताएं कहाँ तक, जहाँ तक आप बोलेंगे मैं वहाँ तक राज़ी हूँ। मेरा एक लेवल है, ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है, नॉट एट ऑल। 46,300 यही है सब कुछ, इसी के ऊपर सर्वाइवल है, इसी के नीचे पिटाई है स्टॉक मार्केट की। पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ सेक्टर शिफ्ट कर लें। जिन जिन सेक्टर्स की बोरोइंग ज़्यादा है, जिन जिन कंपनीज़ की बोरोइंग ज़्यादा है, उनका काम उतर जाएगा। उनकी जो पिछली 6 महीने की ग्रोथ है ना, आज कॉपी पे लिखें,
आइंदा 6 महीने की ग्रोथ अब मुझे आप खुद बताइएगा कितनी रह गई इनकी। ठीक है, ग्रोथ तो इनकी डेफिनेटली डेंट खाने जा रही है। वो सेक्टर्स जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है या जिन पे माइनर इम्पैक्ट है और वो सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर प्राइस एप्रिसिएशन नजर आएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल बढ़ती भी नहीं लगती, मुझे नहीं लगता। मुझे उम्मीद थी कि शायद मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़नी शुरू हो, नहीं होगी अभी, क्योंकि इकॉनमी दोबारा से उस फेज़ में जा चुकी कि आप दोबारा से उसको आईसीयू में एडमिट करा चुके हैं और आपको कुछ अर्जेंट चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अल्लाह करेगा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इस वक्त ये करना अच्छा है भाई। इकॉनमी के लिए तो डेफिनेटली बुरा है ही, वो तो हो गया, आप समझें इस बात को। अच्छा इस सेंस में कि IMF प्रोग्राम मिल जाएगा। पेट्रोल 145 रुपये का मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा भाई, गाड़ी का टैंक फुल करा रहा हूँ, दिल दुख धक कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या करें, ये नहीं किया जाएगा ना तो टोटल कोलैप्स हो जाएगा मामला। अभी 175 रुपये का जो डॉलर है ना, अल्लाह ना करे IMF प्रोग्राम नहीं मिला ना अगर, तो ये 175 रुपये बहुत सस्ते लगने लगेंगे, ये कहीं का कहीं जाके खड़ा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए। बेहतरी इसी में कि अल्लाह जल्दी से IMF प्रोग्राम में हमारे लिए कोई मामला बन जाए उनसे भाई, और क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आ जाए। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल अब नीचे आने की तैयारी कर रहा है, डेफिनेटली उसमें इज ऑफ आएगा और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड इन्फ्लेशन पे भी आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी इकॉनमी के लिए भी वो पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। चीज़ें इतनी आसानी से जो है वो ठीक होने वाली अभी नहीं है। हाँ, IMF अनाउंसमेंट आ जाएगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी मार्केट IMF के टाइम पे अच्छी चलती है, फिर दिसंबर में आप जैसे फ्रंटियर मार्केट में होंगे। अगर दिसंबर से पहले पहले IMF प्रोग्राम अनाउंस हो जाए तो ये एक हमारे लिए एज बन जाएगा और आपकी स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है कि थोड़ा सा फॉरेनर्स की हम बाइंग देखें, जो कि पिछले 2-3 साल से हम सेल साइड पे देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, 46,300 पे नज़र रखिएगा। दुआ करें मामला ठीक हो जाएं। अभी फ़िलहाल गड़बड़ है, लेकिन ये जितने स्टेप्स, बुरे स्टेप्स जो लिए गए हैं, ये ज़रूरी थे, एमरजेंसी वाला मामला है। और खुदा के लिए तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेके बैठें, इसका कोई सोल्यूशन निकालें। आपके पास कोई नहीं है भाई, इन्हीं लोगों से मांग लें। मैं एक बात जाते जाते याद दिलाऊं, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में हमेशा की टसल है, याद है आप लोगों को, पता है सबको। जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी ना, और जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर से हफीज शेख से मामला नहीं चला था, तो इन्होंने इसहाक डार को बुला लिया था। इसे कहते हैं सियासत। तो सियासत सीखे जरदारी साहब से। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ जरदारी साहब का। ठीक है, वोट अगला जरदारी साहब को। थैंक यू।